गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नितेश सिंह, प्रभा आईसीएस एकेडमी के ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रभा आईसीएस एकेडमी के बैनर तले 68 बीपीएससी का GS1 का सेक्टर ए यानी कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस 68 बीपीएससी में, उसका हम लोग सिनॉप्सिस देखेंगे कि क्या लिखना चाहिए और क्या आपने लिखा था। इसके पहले वाली जर्नी में अगर बात करें तो 69 बीपीएससी का हम लोगों ने जो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो है मेंस वो करा दिया है सिनॉप्सिस, जिसको आप जा करके इस ऐप पर ही देख सकते हैं। आज हम लोग 68 बीपीएससी के साथ जुड़े हुए हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी तीनों के लिए जो है ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स यहाँ अवेलेबल है। और प्रभा आईसीएस एकेडमी के लिए आपको यह अधिक जानने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके आगे चलते हैं हम लोग तो हमारे पास जो है यूट्यूब चैनल जो है प्रभा आईसीएस एकेडमी का, उसको आप जो है इस तरह से स्कैन करके यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी इवेंट्स और सारी जो है घटनाएं और करंट न्यूज पता चलता रहता है कि कौन सी घटनाएं क्या हो रही हैं, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, करंट इवेंट्स में क्या क्या चल रहे हैं, है ना, या फिर कौन से बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ आप इस जगह यहाँ जा के देख सकते हैं। साथ ही साथ है आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो भी फैकल्टी हैं उनके जो है वो वीडियो पड़े हुए हैं, जिसको आप देख करके एक जो है अनुमान भी लगा सकते हैं चीज़ों को। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग तो ये टेलीग्राम चैनल है प्रभा आईसीएस एकेडमी का, इसको भी स्कैन QR कोड से आप स्कैन करके और यहाँ से सीधे आप जा सकते हैं, या फिर जो है इस नंबर से जुड़ करके आप टेलीग्राम चैनल पे जो है जो PDF है, जो बड़े बड़े से फाइल्स हैं, वो फाइल्स जो है वो ओरिजिनल वे में हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल को आपको यूज करना चाहिए। जहाँ पे PDF फाइल पड़े हुए हैं उसको डाउनलोड करके आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं हम लोग जनरल स्टडीज 70 बीपीएससी के लिए जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की गई है, मेंस और कॉम्प्री, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके आगे हम जब देखेंगे तो अगला जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें 36 टेस्ट मेंस के लिए है और 20 टेस्ट प्री के लिए है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये जो जितने टॉपिक्स हैं ये दी जाती है और ये एक जो है मिनिमम फी की जो दौर है उसको रखा गया है, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग तो सीधे आ जाते हैं 68 बीपीएससी मेंस क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेटिंग। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो एक पार्ट है GS1 और GS1 के अंतर्गत सेक्शन ए और सेक्शन ए जो है अगर हम उसकी बात करें तो हिस्ट्री और साथ में साथ है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इनकी डेवलपमेंट की हम चर्चा कर लेंगे और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम देखें तो यही टर्म्स एंड कंडीशंस इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हम लोग 68 बीपीएससी का जो है फॉर्मेटिंग को देखेंगे। और ये GS का पार्ट 1 का हिस्सा है, जहां पे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं वह 114 यानी कि 114 मार्क्स 114 नंबर यानी कि 114 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसकी जो विगत वर्षों का हम लोग अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो लगता है कि बिल्कुल एक परंपरा के साथ की गई है, जहां पे आप विश्वास करके चीजों को
डेवलप कर सकते हैं और वह अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आगे आते हैं सीधे टॉपिक पे बिना समय गंवाए। अब इसलिए इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पे हम लोग सिनॉप्सिस का काम करेंगे, लेकिन मुझे समझाना थोड़ा सा जरूरी था आप लोग को कि आखिर ये सेक्शन हिस्ट्री का है कहां से, कैसे मिलेगा, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, इन सब बातों को हम यहाँ जानेंगे। हालांकि 69 बीपीएससी में भी हम लोगों ने थोड़ी सी इस पर चर्चा की थी, और बाकी अब सिलेबस भी देख करके, प्रीवियस पेपर भी देख करके अनुमान लगा सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1957, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1957, सॉरी 1858। इस दौर की अगर हम बात करें तो दो तीन बातों को समझना होगा। यहां क्या क्या घटनाएं हुई 8 मार्क्स में बताने हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो जो है यहां पे ये कह सकते हैं कि क्लोज द चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट लास्ट कब था भाई? तो 1853, है ना, के बाद चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। एंड स्टार्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दूसरी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं यहां पे कि यहां हमारे पास एक जो पावरफुल पद है, अगर हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर जो पावर है वह चला गया क्राउन के अधीन, है ना। और क्राउन का मतलब है, अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं ब्रिटिश क्वीन, और ये हैं विक्टोरिया। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि यहां जो है ये जो भी डिसीजन हुआ उसके पीछे कारण है 1857 का रिवोल्ट, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम दो तीन चीजों की और बात करेंगे, और वो है कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो उन्हें उनके हाथों में पावर को सौंप दिया गया, जबकि ये पावर पहले किसके पास था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, है ना। और 1784 से ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था, जो यहां समाप्त कर दिया गया, है ना। ये आप कह सकते हैं 1784 ईस्ट इंडिया से द्वैत शासन लागू किया गया, जो 1858 में समाप्त किया गया। 1858 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट को लागू किया गया था उसे 1858 में समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है ड्यूअल गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट थी वो यहां नहीं देखने को मिलता है, और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। ये कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल, दैट द चेंज नेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द न्यू नेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। भारतीय गवर्नर जनरल को क्या कहा गया भाई? वायसराय कहा गया, वायसराय, है ना, वायसराय कहा गया। और ये एक नया चेंजिंग हुई जो इस दौर में, इस बात की चर्चा हम कर लेते हैं कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय कही गई, और सबसे पहला जो वायसराय है उसे हम कह लेते हैं
लॉर्ड कैनिंग। क्या भाई? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय। लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय। क्लियर है यहां तक? ये बातें हमें यहां बतानी होगी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय, इस बात की चर्चा करेंगे। दूसरी हम ये कह लेंगे कि इस दौर में जो है क्राउन की जो पावर है वो बढ़ गई, और ये कारण था किस तरह की डेवलपमेंट हमारे सामने रहा। इसके बाद हम लोग ये कह लेंगे कि जो राज्य सचिव का एक नया पद सृजित किया गया और उसमें 15 सदस्यों की एक परिषद भारत के गठित की गई। राज्य सचिव का पद है ना, स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव, राज सचिव का पद गठन, राज्य सचिव का पद गठन किया गया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, गठन किया गया और 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं इस दौर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हम उसकी बात करें तो भारत शासन में जो अधिकार थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। और 1858 को भारत में उत्तम प्रशासन के लिए द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट अब बना, या कह सकते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक प्रमुख है। ये झटका क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी कारण है 1857 का विद्रोह के बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद एक नई सोच व परिवर्तन आवश्यक हो गया, जो इस दौर में हम बात करते हैं आवश्यक हो गया। दूसरा ये कह सकते हैं क्राउन के आने से गुड गवर्नेंस की जो सोच है, कि जो अप्रोच है, उसमें भी नई बदलाव देखी गई, नई बदलाव देखी गई। अब देखिए यहां पे आपको समझना है क्या कि 1858 के अधिनियम में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। अगर थोड़ा सा हम देखें तो ये कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 में हम लोग बताएंगे कि क्लोज द चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट को बंद कर दिया गया। चार्टर एक्ट कब शुरू हुआ था भाई? 1793 से। तो 1793, 1813, 1833 और 1853, यानी कि 4 जो है चार्टर एक्ट इंडिया में आए, और प्रत्येक के बीच की जो जर्नी है, जो गैप है, वो 20 इयर्स की है। तो यहाँ 1853 के चार्टर एक्ट के बाद चार्टर एक्ट को क्लोज कर दिया गया, और फिर यहाँ से शुरू हुई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसकी चर्चा हम कर लेंगे। इसके बाद जो पावर है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पर अब पावर चल गया किसके पास भाई? क्राउन के पास। और क्राउन का जो हेड है ब्रिटिश क्वीन, उस समय विक्टोरिया थी, है ना। तो हम अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश क्वीन के रूप में क्राउन का जो है पावर जो है चेंज हो गए। दूसरा हम ये चर्चा कर लेंगे कि 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, जिसको इस समय में समाप्त कर दिया गया, और एक नई सोच थी जिसको हम 1858 के अधिनियम में लिखेंगे। इसके आगे जब हम चलते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, और प्रथम वायसराय के रूप में जिसे जाना गया
उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद हम चर्चा ये कर लेंगे कि जो राज्य सचिव का पद है, क्या भाई, राज्य सचिव का पद है वह है नया गठित किया गया, इसके पहले ये पद नहीं था। यानी कि राज्य सचिव का पद जो है यह नई सृजन है, मतलब नई नियुक्ति है ना, नई सृजन। और ये 15 सदस्यीय टीम थी जो काम करने के लिए डेवलप की गई। 1857 का विद्रोह के बाद एक नई सोच और परिवर्तन आवश्यक हो गया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का ही कहना था कि लैक ऑफ यूनिटी एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एकता की कमी और संगठन का भाव नहीं होता। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ही द बैग एंड बैगेज गो बैक टू इंग्लैंड, जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो है इंग्लैंड लौट गए होते, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है क्राउन के आने से गुड गवर्नेंस की जो है अप्रोच हुई, ये अप्रोच डेवलप हुई या सोच बदली, उसमें भी नई बदलाव देखी गई, जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और ये अपने आप में 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट मैटर है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, है ना। हम जैसे कि अभी इसके पिछले 69 में पूछा गया था संथाल विद्रोह, और यहां क्या पूछा गया भाई, बिरसा मुंडा विद्रोह। यानी कि परंपरा को निर्वहन कर रहा है बिहार पीसीएस, आदिवासी विद्रोह है। बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो एरिया वही है, छोटा नागपुर के आसपास का एरिया। अच्छा, एक और चीजों को हम देखेंगे, 1895 से ही यहां दिखने लगा था चीजें, लेकिन 1899 और 1900 के बीच में एक स्ट्रगल, मजबूत स्ट्रगल की बात की गई, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके जो लीडर थे, यानी कि जो इसके लीडरशिप नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप करने वाला व्यक्ति का नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है। दूसरा, हम ये चर्चा कर लेंगे कि इनको जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो है वो किससे था भाई, ब्रिटिशर्स से था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए और यहां पर एग्रीकल्चर या फिर ऑफिशियल टाइप का जो है इनकी जमीन या जंगल को काट करके उस प्लेन एरिया बना करके उसको कुछ जो है एग्रीकल्चर के रूप में डेवलप किया जाए और कुछ जो है ऑफिस के रूप में उपयोग किया जाए, और ये ऐसा नहीं चाहते थे। यहां एक और बातों को हमें समझना होगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन संथाल की अगली कड़ी थी। संथाल की अगली कड़ी या अगली पंक्ति है, क्योंकि यहां बिरसा ने कहा कि जो स्थानीय जो लोग हैं और जो अंग्रेज हैं, दोनों विश्वसनीय नहीं है, दोनों विश्वसनीय नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि उस समय के दौर में अगर हम देखें तो संथाल के लोगों ने क्या कहा था कि अंग्रेज विश्वसनीय नहीं है, लेकिन भारतीय लोग विश्वसनीय है। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ विश्वास किस पर किया जाए, तो अपने समुदाय के लोगों पर विश्वास किया जाए। विश्वास किस पर, तो अपने समुदाय के, अपने समुदाय के लोगों पर, है ना। इस बात की चर्चा करता है, अपने समुदाय पर। यानी कि स्थानीय कौन है जिस पर विश्वास नहीं है, स्थानीय पर नहीं। स्थानीय कौन है भाई, स्थानीय में जो आ जाएंगे वो होंगे आपके ठेकेदार, वो होंगे जमींदार, और वो होंगे साहूकार। फिर यहां यह कहा जाएगा कि जो है दैवीय शक्ति पर विश्वास की बात की गई, दैवीय शक्ति में आस्था रखी गई, और अंततः अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। अंग्रेजों ने इस
आंदोलन को दबा दिया। यहां एक और बात है, बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में ही इनकी मौत हो गई। जेल में ही देहांत हो गया। जेल में ही देहांत हो गया। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें। अब आइए एक बार हम फिर समझ लेते हैं इन चीजों को कैसे कैसे विकसित किया गया। अगर थोड़ा सा हमें बिरसा मुंडा आंदोलन की बात की गई है, हम ये चर्चा करेंगे कि आदिवासी विद्रोह का यह द्वितीय चरण था संथाल के बाद, और यह है झारखंड के रांची के आसपास के छोटा नागपुर की पहाड़ियों के आसपास के एरिया में हुआ। 1895 से ही इसकी हम शुरुआत मान लेते हैं। शुरुआत के लक्षण दिखने लगे, बाद में गिरफ्तार होने के बाद कुछ दिन, बिरसा मुंडा गिरफ्तार होने के बाद कुछ दिन शांत पड़ा था। पुनः दोबारा जब वो लौटा तो फिर आंदोलन कर दिया और फिर उसी गतिविधियों में रम गया। लेकिन 1899 से 1900 के बीच का जो चरण है, इसमें यह क्रांतिकारी चरण जो है एक्सट्रीम पर था, या जो है कह सकते हैं कि प्लिंथ पर था, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। दूसरी बात हम ये कह लेंगे कि इस दौर की अगर हम बात करें, इसके स्ट्रगल की बात करें, तो इस दौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ब्रिटिशर से इनको प्रॉपर समस्या थी, लेकिन ये एक बात और समझ चुके थे कि जो भारत के स्थानीय लोग भी हैं ये भी विश्वसनीय नहीं है, यानी कि स्थानीय और अंग्रेज दोनों विश्वसनीय नहीं है। इस बात की चर्चा हम बिरसा मुंडा आंदोलन में देखते हैं। ये विश्वास किस पर करते हैं? अपनी समूह, अपनी जाति या अपने समुदाय के लोगों पर विश्वास करते हैं। जो अपने समुदाय पर विश्वास की बात करता है, स्थानीय पर नहीं, है ना। किस पर विश्वास भाई? अपने समुदाय पर। स्थानीय पर क्यों नहीं? क्योंकि ठेकेदार, जमींदार और साहूकार जो हैं, ये भी जो है दिखने में तो भारतीय हैं, लेकिन ये समर्थक नहीं है, ये भी शोषक हैं। और यही कारण है कि इस विचारधारा में एक नई सोच डेवलप होती है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके आगे जब चलते हैं तो दैवीय शक्ति में आस्था की बात की गई है, और दैवीय शक्ति में आस्था अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। बाद में दैवीय शक्ति में आस्था थी, जिस कारण से वो कहता है कि मेरे सपने में जो है वो आए थे, और जो है भगवान जो है वो कहते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम्हारी कुछ नहीं होगी, तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। गिरफ्तार करने के बाद वो जेल में ही उनके बाद में देहांत हो जाता है, और ये आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो है इंडिगो। इंडिगो का मतलब है, हम अगर बात करें तो नील विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं। और ये जो दौर है इंडिगो, यह थोड़ा सा देखिएगा, वहां पे चंपारण पूछा है, यहां पे इंडिगो पूछा है ना। 1859 टू 1860 एडी के दौर में यह विद्रोह शुरू हुआ, जिसे हम लोग नील विद्रोह के रूप में जानते हैं। नील विद्रोह के बारे में जानते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें तो दो व्यक्ति सामने हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो व्यक्ति सामने हैं नील विद्रोह में, जो अलग अलग सी सोच की अगर हम बात करें यहां। अच्छा, ये जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ, अच्छा देखिएगा 69 में इसी की जगह पे चंपारण सत्याग्रह पूछ दिया है। तो चीजें आप एक चीज रीड कर रहे होंगे कि चीजें अलग नहीं हो रही हैं, एक ही तरह का हो रहा है, लेकिन जो सोचने की इनकी नजरिया है वो अलग अलग है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ है। इस विद्रोह की चर्चा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और यहां नील की खेती से किसान इसलिए समस्या में थे क्योंकि नील का जो पौधा है, यह तैयार होने के बाद नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी फलियां टूटती है, तो नाइट्रोजन जो है यह है, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है,
मिट्टी में, जिस कारण से वो मिट्टी जो है वह बंजर हो जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं जहां पे ये पौधा उपजता है, जब पौधा उपजेगा तो बाद में इसकी फलिया को जो है तोड़ते समय, या फलिया जब तैयार हो जाता है तो टूट टूट के ये जमीन पर गिरता है। तो जब टूट के जमीन पर गिर रहा है तो उस दौर में होता क्या है कि अलग अलग से विकास के दौर में लोगों को डेवलप किया जाता है। और पौधा, ये खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि इस पर काफी कम कर भी मिलता था। इसका ये भी चर्चा हम कर लेंगे कि काफी कम जो है कर मिलता था या पैसा मिलता था, है ना। और दूसरा ये भी हम चर्चा कर लेंगे कि इस समय मिट्टी बंजर हो जाती थी, नाइट्रोजन की कमी हो जाती थी, जिस कारण से मिट्टी जो है बैरन हो जाती थी, जिस कारण से किसान इसको खेती को नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात हम लोग ये कह लें कि ये खेती अंग्रेज जो है वह जबरन कराया जाता था, कराते थे। जबरन का मतलब है, ये शब्द उपयोग आप कर सकते हैं, जबरन यानी कि दबाव डालकर, दबाव डालकर जबरन कराई जाने वाली कृषि, जाने वाली कृषि ये थी। और इसके पीछे कारण था कर या पैसा ना के बराबर देना। इसके बाद एक और शब्द है, किसान जो है वो मजबूर थे, ये खेती उनके लिए फायदेमंद का सौदा नहीं थे, और ये कारण था कि नहीं होता था। इसके बाद जहां से ये पौधा उपजेगा वहां अगर हम बात करें तो अलग अलग सी डेवलपमेंट की बात ये कर सकते हैं कि एक नए विकास के दौर में इसकी चर्चा की गई है। और ये अपने आप में अगर हम बात करते हैं 1859 में, तो फरवरी मार्च में जो है किसानों ने आंदोलन कर दिया। फरवरी मार्च 1859 में आंदोलन कर दिया, है ना। आंदोलन कर दिया। आंदोलन में क्या था भाई कि कृषि नहीं करेंगे, कृषि जो है नील की नहीं होगी। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों को समस्या जो है इसमें बहुत बेनिफिट था। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ है, जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ काम किए, मिलकर के एक साथ नील की खेती का विरोध किए। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कह सकते हैं कि बंगाल में संपूर्ण विरोध किया गया, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक नई सोच को डेवलप करता है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डालने होंगे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नील विद्रोह की बात करते हैं। 1859-60 ईस्वी में हुई नील विद्रोह जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में किया गया। चर्चा क्या था कि जो पौधा नील का उपजता है, इससे नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है जमीन में, और यह जमीन बंजर हो जाता है। या कुछ दिनों के लिए इसमें फलियां या फल उपजाऊ नहीं होते। काफी कम जो है टैक्स भी, पैसा भी मिलता था, जिस कारण से लोगों ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि यह जबरन या दबाव डालकर कराई जाने वाली खेती थी, जिस कारण से जो है किसान असंतुष्ट थे, और इसका जो पैसा था वो न के बराबर था, काफी कम थे, जिस कारण से भी किसान खेती नहीं करना चाहते थे। किसान मजबूर थे, और अंततः 1859 के फरवरी मार्च के महीने में इन्होंने यह तय कर लिया कि अब एक भी बीज जो है नील की खेती के लिए नहीं उपयोग किया जाएगा, और अब खेती हम लोग नहीं करेंगे। और बाद में जाकर के पूरे बंगाल में इसका विरोध किया गया। सबसे
प्लस पॉइंट ये था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के जो कृषक थे वो एक साथ विरोध किए, और ये अपने आप में चैलेंजिंग था। और इस पूरी घटना को जिस तरह से वर्णन किया गया है, अगर हम बात करें तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है। इसके पीछे कारण ये है, इस दौर की जो घटना है वो अपने आप में चैलेंजिंग भी है, और ये जो है प्रथम विद्रोह था जिसमें बंगाल के लोगों की जागरूकता को भी हमें पता चलता है। किसान के रूप में जागरूकता का एक सफल योजना था, और यही कारण था कि इसकी एक नई कड़ी जो आगे चल करके चंपारण सत्याग्रह के रूप में विकसित हुआ। ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और वो है पटना कलम चित्रकला। इसकी हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि पटना के आसपास विकसित चित्रकला, जिसमें अगर हम बात करते हैं वो एरिया है कुंभरार, दानापुर, फुलवारी, पटना सिटी, नवादा, बाढ़, बीटा इत्यादि क्षेत्र है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्यों विकसित हुआ। तो यहां आपको बताना होगा कि औरंगजेब के दरबार में वैन ऑफ पेंटिंग की बात की गई। एंड अदर्स। चित्रकला पर प्रतिबंध, और यही कारण है कि वहां से जो बड़े चित्रकार थे वो जिस अपने एरिया में जहां रहते थे वो वहां चले आए, और यहाँ पे एक नई सोच को डेवलप की। अगर हम बात करें तो इसके पीछे कारण है, अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक तो चित्रकार पटना के थे, पटना क्षेत्र के थे। दूसरा, पटना के आसपास, नियर द पटना, चित्रकला की मांग। तीसरा, बंगाल तक के क्षेत्र में पटना कलम की अलग पहचान। और फिर चर्चा ये करेंगे, इसकी विशेषता की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि मौलिक चित्र। दूसरा, किसान व मजदूर के कार्य करते हुए चित्र। और तीसरा,
अंग्रेज अधिकारी के पसंद को ध्यान में रखते हुए, पसंद को ध्यान में रखते हुए चित्रकारी। ये सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें, क्योंकि पटना चित्रकला का अगर हम बात करें विकास के रूप में तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि इसके विकास जो है उसके पीछे कारण है, एक तो ये मुगल के पतन के बाद आया, ब्रिटिश चित्रकला को पसंद करते थे और लौकिकता का पटना में बढ़ावा, ये भी चर्चा की जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था जिस कारण से पटना में चित्रकला की रूप में विकास हुई। अब एक बार हम सबसे पहले ऊपर से देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है। पटना चित्रकला की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि पटना के आसपास विकसित चित्रकला कुम्हरार, दानापुर, फुलवारी, पटना सिटी, नवादा, बाढ़, बिहार क्यों विकसित किया गया भाई? औरंगजेब के दरबार में जो है बैन ऑफ चित्रकला की बात की गई, पेंटिंग को बैन कर दिया गया, जिस कारण से जो चित्रकार थे वो अपने जो है एरिया में चले आए। उसमें अधिकतम चित्रकार जो है वो पटना के आसपास के रहने वाले थे, जो अपनी एरिया में आकर के, अपने क्षेत्र में आकर के इस कला को विकसित किए। इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि चित्रकार पटना क्षेत्र के थे और पटना के आसपास चित्रकला की मांग भी थी, और बिहार से लेकर के बंगाल तक, यहाँ तक कि कलकत्ता तक पटना चित्रकला का प्रसिद्धि था, एक अलग पहचान थी, जिस कारण से इस चित्रकला को हम डेवलप की बात करते हैं। इसकी विशेषता की अगर बात करेंगे तो इसमें मौलिक चित्र बनाए गए हैं, किसान मजदूर के कार्य करते हुए, जैसे मान लीजिए कि हल जोतते हुए किसान की फोटो है ना, या माथे पे जो है वो सब्जी लिए हुए महिला जाते हुए, जो है महिलाएं जो है वो नदी से घर में पानी लेकर आते हुए, या कह सकते हैं कि जो कुम्हार है वह मिट्टी के बर्तन बनाते हुए। तो इस तरह के फोटो यहाँ मिलता है जो मौलिकता को दिखाता है, और फिर इसके आसपास किसान और मजदूर के कार्य करते हुए रूप को दिखाता है, जो बहुत ही रोचक था। और अंग्रेज अधिकारी के को भी ये पसंद था, और इसको ध्यान में रखते हुए भी, जैसे उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो मोर के पंख से बनाए हुए चित्रकार की बात कर देते हैं, कुछ जो है वो प्राकृतिक चित्रों का चित्रण किया गया है ना, कुछ नई नई बनावटें बनाई गई जो अंग्रेज अधिकारी को पसंद था, और इसको ध्यान में रखते हुए चित्रकारी की गई। तो कहीं ना कहीं पटना के आसपास के लोगों की, उस समय के जो शासन व्यवस्था में थे उनकी, और फिर कुछ लोगों की और मांग थी, उस सबको इस विशेषता में, पटना कलम की विशेषता में जोड़ा गया। मुगल के पतन के बाद यह परंपरा शुरू हुई। ब्रिटिश चित्रकला को पसंद करते थे और लौकिकता का पटना में बढ़ावा भी था, है ना। तो इन सभी कारकों कारण पटना कलम विकसित हुआ, और ये चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध रहा। बाद के समय में देखेंगे कि यह पटना से कलकत्ता की ओर पलायन कर गया। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्वी भारत में गुहाओं का जो केव है ना, डेवलप ऑफ केव इन ईस्टर्न की बात करें, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे। गुफा कहाँ है, थोड़ी सी चर्चा, इसके क्वेश्चन रिपीट है वैदिक युग के दौर में भी। केव की विकास की बात कर लेते हैं। इसके बाद धार्मिक आंदोलन के दौर में केव्स के विकास की चर्चा कर लेंगे, जहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म के द्वारा बनाया हुआ
केव्स, है ना। जैसे हम बात करते हैं सप्तपर्णी केव्स की बात, जो बौद्ध धर्म के समय की है, बौद्ध धर्म। इसके आगे जब हम चलेंगे तो ये कह सकते हैं मगध महाजनपद के क्षेत्र में गुहा चित्र का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ गुहा चित्र केव्स, द डेवलपमेंट ऑफ केव्स। इसके बाद चर्चा कर लेंगे धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक संगठन की बैठक के लिए उपयोगी और फिर हम लोग परंपरा की बात करते हैं तो मौर्य वंश, से लेकर गुप्त वंश तक इस समय तक जो है की परंपरा बनी रही, और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है अगर हम देखें तो, क्योंकि इनकी परंपरा की अगर हम बात करें, इनकी समायोजन की बात करें तो अपने आप में एक नए से स्वरूप को डेवलप करता है, जो अपने आप में चैलेंजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए और इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस द फैक्टर ऑफ इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। ये एक लंबा सा क्वेश्चन है, अगर हम बात करें इस पर, यहां हम चर्चा कर लेंगे। फर्स्ट, फ्रीडम स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए, दो तीन बातों को समझेंगे। एक तो ये कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें कहीं ना कहीं एक नई सोच को विकसित करने की जरूरत है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1857 टू 1947 के बीच में 5 मेजर मूवमेंट है जिसकी चर्चा यहां करना हमें इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे कारण है कि इस दौर में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस दौर में एक नई सी सोच डेवलप होगी। अच्छा, इसके पीछे जो सबसे बड़ी सी कारण है, अगर हम उसकी चर्चा करें, जो बड़े से स्वरूप की चर्चा करें, तो ये कह सकते हैं कि एक नए स्वरूप को यहाँ डेवलप होते हुए देखा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के दौर में करते हैं। अच्छा, एक बात और समझना है कि यहाँ हम लोगों को रिवोल्ट ऑफ 1857 टू जो है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट तक की चर्चा करनी होगी। मुख्य रूप से हमारे 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रमुखता से देखें तो रिवोल्ट ऑफ 1857, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी,
इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह से लेकर के 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी को लेकर के किस तरह से डेवलप हुआ। दूसरा, ये आंदोलन के जो स्वरूप थे उसमें अगर हम आईएनसी की जैसे बात करते हैं तो आईएनसी एक ऐसी पार्टी है जो देश को एकजुट किया, ऑर्गेनाइज किया और फिर डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की गई। दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा भी था कि देश की आज़ादी के बाद इस पार्टी को भंग कर दी जाएगी, इसका मुख्य जो औचित्य है वह देश की आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं एक नए स्वरूप को हम डेवलप करेंगे। तो यहाँ अगर हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की जो परंपरा है, अगर उसको हम देखें तो दो तीन बातों की चर्चा करनी होगी यहाँ, जिसको हम बता रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देख लीजिए, बात करते हैं यहाँ रिवोल्ट ऑफ 1857 की, यानी कि 1857 की विद्रोह की। तो यहाँ उसके पहले हमें 100 ईयर्स बैक जाना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, और ये घटना हुआ 1757 में। दूसरा चर्चा कर लेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये हुआ 1761। और तीसरा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, और ये 1764। अब देखिए यहां पे हम चर्चा करेंगे कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वह लगभग 100 वर्ष के इतिहास की एक परंपरा है, इतिहास की एक जो है स्रोत है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम लोग ये कह लें कि इस दौर में एक नई सोच को डेवलप करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक नई सोच या एक नई परंपरा को हम डेवलप करते हुए देखते हैं। इसके आगे जब हम चलेंगे तो ये कह सकते हैं इस दौर में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी की चर्चा कर लेंगे, ऑफ आईएनसी, जिसको हिंदी में हम लोग कह लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी स्रोत की बात कर लेते हैं। यहां से अगर हम आईएनसी की बात करें तो ये 1885 का दौर है। यहां से फिर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे होम रूल लीग, होम रूल लीग, और ये 1916 के दौर में हुआ। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी गांधी। गांधी की जो जर्नी है वह 1919 टू 1948 के दौर में होगा, और इस जर्नी को भी हम यहाँ चर्चा कर लेंगे, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और यहाँ अगर हम बात करें तो फिर चर्चा कर लेंगे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1916। दूसरा हमारे पास है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, और फिर चर्चा हम लोग कर लेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट
और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ये है आपका भारत छोड़ो, अगर देखा जाए तो ये है सविनय अवज्ञा, और ये है असहयोग। इनके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है। दूसरा ये कह सकते हैं कि इसके साथ ही हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जो असहयोग के समय में स्वदेशी और स्वराज की जो बात की गई, स्वदेशी की बात की गई, चरखा और खादी की बात की गई, नए सामग्रियों की डेवलपमेंट की बात की गई, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो फिर सत्य और अहिंसा की जो प्रमुख विचारधारा है जिसको लेकर के चर्चा करते हैं, यहाँ पे हम लोग चंपारण, खेरा, अहमदाबाद और जालियांवाला बाग मास्कर की भी चर्चा कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं एक नए इंपॉर्टेंस दौर को डेवलप करता है। उधर साइमन कमीशन से लेकर नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज की बात कर लेंगे, और फिर क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर और डिमांड ऑफ पाकिस्तान की चर्चा कर लेंगे, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम लोग लास्ट के दौर में ये लिख लेंगे कि इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। अगर ये बात करते हैं तो बताइए कि जो है यहाँ कहीं ना कहीं इस आंदोलन का जो स्वरूप था, या जो है गांधी की जो संघर्ष विराम, संघर्ष की जो राजनीति थी, या फिर कह सकते हैं कि स्वदेशी की मांग थी, है ना, और सत्य हिंसा की विचारधारा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट था और जो देश की आजादी में प्रमुख भूमिका निभाए, है ना, जिसमें हम चरखा और खादी की भी बात कर लेंगे, और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। ये कह सकते हैं एक्सेप्टेंस है जिसकी चर्चा यहाँ पे चीजों के साथ हमें दिखता है। आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 69 में भी। अगर हम देखें कि जो है यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है, और ये सेम क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ जुड़ी थी, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आईआईटी पटना की बात किए थे, पटना की बात किए थे, की बात किए थे, बिहार, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की गई थी, यानी कि अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो उस दौर में जो हम लोग देखे थे कल, इसको कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़ेंगे और ये विचारधारा के साथ इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तकनीकी शिक्षा से है जो हम लोग ने इसके पहले वाले दौर में किया है, और वो बहुत ही आसानी से वहाँ भी हुई थी। इसके बाद हम चलते हैं आगे चर्चा, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। और ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग भी है, और ये कह सकते हैं कि एक नया सा क्वेश्चन मिला है जिसकी अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि उस दौर में अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो शैली विकसित थी वो थी आपकी नागर शैली।
नागर शैली के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत दौर से ही चीजें, खासकर प्राचीन काल में अगर हम देखें तो पाल शैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, एक तो हम चर्चा कर लेंगे पाल शैली की, दूसरा ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, और फिर चर्चा हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा, और वो है सोलंकी उपशैली। सोलंकी उपशैली ये उस दौर में विकसित है। अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लें तो ये कह सकते हैं नागर, बेसर, द्रविड़, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नॉर्थ प्लस साउथ। ये कहीं ना कहीं एक नई सी शैली के साथ विकास हुआ है, और ये अपने आप में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट भी रहा है, क्योंकि इस दौर की अगर हम बात करें तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इस दौर में अलग अलग सी चीजें हम देखेंगे। मूर्ति कला की जो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, मंदिरों के विकास की अगर शुरुआत की बात करते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, और वो है आपका गुप्त काल। और गुप्त काल में अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें तो ये कर सकते हैं अपने आप में कि गुप्त काल के दौर में जो मूर्तियों का जो निर्माण हुआ, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, हिंदू, एक तो हम चर्चा कर लेंगे बौद्ध धर्म की, दूसरी चर्चा कर लेंगे जैन धर्म की, ब्राह्मण, और हिंदू परंपरा, इनकी मूर्तियों की बात करते हैं। और अगर हम लोग बात करें इस दौर में तो गुप्त काल की जो प्रमुख एरिया है अगर हम बात करते हैं तो सारनाथ, मथुरा व पाटलिपुत्र प्रमुख केंद्र रहा। मंदिर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विकसित होते देखा गया है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे और वो होगा आपका 27, जो एक नई विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसकी विकास की अवस्था की बात करें तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ओडिशा, मूर्ति और मंदिर,
और इस दौर की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं इस दौर में जो है थोड़ी सी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और फिर सूर्य मंदिर। मंदिर कोणार्क। पाल काल की अगर हम बात करते हैं, पाल काल की मूर्ति बौद्ध विहार, शिक्षा का केंद्र, देवी देवता का मूर्ति, और फिर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे और वो है खजुराहो का मंदिर, बुंदेलखंड। खजुराहो, बुंदेलखंड। और यहाँ की अगर हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ जो है कि मंदिरों के दीवार, गर्भगृह, और अगर हम लोग बात करें शिखर, दक्षिणा इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं आगे इन रोग की चीजों को अगर डेवलप हो तो ये कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन है प्राचीन काल में उत्तर मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। अगर हम इस विकास की अवस्था को देखें या फिर इनके हम लोग विश्लेषण को देखें तो ये कह सकते हैं कि एक नई सोच को विकसित किया गया है जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस है। आ जाइए, तो हम लोग नागर शैली की बात कर रहे थे। नागर शैली में पाल शैली, ओडिया उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली। सोलंकी जो है गुजरात के आसपास एरिया में मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं नागर शैली उत्तर भारत में, बेसर द्रविड़ और उत्तर दोनों, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। इसके बाद हम चर्चा किए थे हम लोग गुप्त काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण और हिंदू परंपरा की जो फिगर्स थे, जो विकास की अवस्था थे, उनकी चर्चा किए। इसके साथ ही सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र प्रमुख केंद्र रहा जो मंदिरों के इतिहास की बात करें। मंदिर का निर्माण भी जो है, जैसे मान लीजिए कि जो है शिव मंदिर, पन्ना का मंदिर है ना, विष्णुपद मंदिर, तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश की और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर के और झांसी तक, और मध्य प्रदेश के सतना से लेकर पन्ना और जो है भोपाल तक के क्षेत्रों में मिला है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है, क्योंकि मंदिर का इतिहास अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विकसित होते हुए दिखाई देता है। उड़ीसा की अगर हम बात करें मंदिर और मूर्ति की, तो जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क का ये प्रसिद्ध है। पाल कला की बात करें तो वहाँ बौद्ध विहार और शिक्षा का केंद्र जैसी चीजों को हमें देखते हैं। फिर देवी देवताओं का मूर्ति और मंदिर का इतिहास मिलता है, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, या कह सकते हैं कि एक नई परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है।
अब आगे हम पाल कला के बाद बुंदे खजुराहो की बात करते हैं, जो वहां के दीवार, गर्भगृह, शिखर और फिर प्रदक्षिणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एक नई सी सोच को डेवलप करता है। और इसके साथ ही हम सोलंकी की मंदिर की बात करेंगे, तो गुजरात और उसके आसपास के एरिया में उस मंदिर का विकास जो है वो डेवलप हुए, और ये भी अपने आप में एक नई सी सोच को डेवलप कर रहा था, एक नई सी क्रांति को डेवलप कर रही थी, जो अपने आप में चैलेंजिंग है। आगे हम चलते हैं और समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा, है ना। तो विचार की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी विचारधारा की। और ये शब्द की बात करें तो ये दर्शन है, और जो है ये दर्शन गांधी, नेहरू और टैगोर से अलग कैसे है, इस बात की चर्चा, है ना। और फिर समाज और संस्कृति पर प्रभाव, समाज व संस्कृति यानी कि सोसाइटी एंड कल्चर पर किस तरह से इनकी सोच को डेवलप की गई। तो अगर हम बात करते हैं तो इन पर जो प्रभाव है वह सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिषद का प्रभाव। और यहां उपनिषद के बाद पुराण, या फिर बात कर लेते हैं वेद, जो भारतीय संस्कृति को मजबूत करता है। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ शब्द है, और वो है मानवतावाद, ईश्वरीय आस्था, और कर्म फलवाद। इनकी चर्चा हम कर लेंगे। मानवतावाद, ईश्वरीय आस्था और कर्म फलवाद, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि ये इनकी परंपरा से थोड़ा सा अलग है, जो कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा को डेवलप करता है। अब आगे हम चलते हैं भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, पाश्चात्य का भी सम्मान, के साथ वैश्विक सोच, श्रेष्ठता पर बल, ये सारी चीजें जो इस समय के दौर में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग विकास के रूप में शिक्षा के साथ
संगीत शिक्षा के साथ संगीत कला मौलिकता पर बल, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व, त्याग, प्रतिष्ठा, पुरातन और नई सोच का समागम, इन सब पर बल देने की बात की गई है। और फिर मानवता के साथ विश्व कल्याण की सोच, जो एक नई सी परंपरा के साथ जुड़ता है। ईश्वर उनकी कृति को सम्मान या विश्वास, मनुष्य और प्रकृति का संबंध, मनुष्य व प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करना, विश्व को एक नई सोच देना, अध्यात्म पर बल। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या क्या डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। समाज संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रभाव की बात करेंगे तो फिर सबसे पहले चर्चा करेंगे विचार धारा और दर्शन की बात कर लेंगे, थोड़ी सी गांधी नेहरू टैगोर की असमानता समानता की बात कर लेंगे। समाज संस्कृति के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सोच है मानवतावादी सोच, ईश्वरीय आस्था और कर्म फलवाद, इसकी कहीं ना कहीं एक नई सी सोच और विचारधारा को देख लेंगे। उपनिषदों का प्रभाव की बात करेंगे तो पुराण और वेद जो भारतीय संस्कृति को मजबूत करता है, इनकी चर्चा कर लेंगे। और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अगर इस विचारधारा की बात करें, इस सोच की बात करें, तो एक नई सी समावेशन यहाँ पे देखने को मिलती है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी नेहरू टैगोर की विचारधारा की भी चर्चा कर लेंगे। पाश्चात्य दर्शन और जो है वह भारतीय दर्शन की परंपरा को भी देख लेंगे, जहां पे ईश्वरीय आस्था के प्रति कर्म फलवाद के बीच विचारधारा की सोच को देखेंगे। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग, तो फिर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की बात की जाएगी, जो हम कहते हैं कुछ बात है जो हंसती मिटती नहीं हमारी। पाश्चात्य संस्कृति का भी सम्मान है ना,
क्योंकि देखिए यहाँ पे इस बात की भी परंपरा है कि हमें जहां से भी मिलता है अच्छी बातें या अच्छी सोच उसको ग्रहण करने की बात, और यह कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिकता को श्रेष्ठता के रूप में परिभाषित करता है। तो कहीं ना कहीं एक नई समावेश का, समायोजन का, या फिर एक जो है वैश्विक परिदृश्य क्या है या वैश्विक सोच को डेवलप करता है, जो हमें ये कहा जाता है कि हम सबसे सीख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी श्रेष्ठता के भी प्रभाव की बात की गई है। मानवतावाद के साथ वैश्विक सोच की बात की गई है। वैश्विक सोच का अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमैनिटी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भारतीयों के साथ ह्यूमैनिटी, वैश्विक सोच के रूप में ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, और ये अपने आप में एक श्रेष्ठता का पैमाना है। और श्रेष्ठता पर बल का मतलब है कि कभी भी अहम ब्रह्मास्मि शब्द का उपयोग न हो, यानी कि श्रेष्ठता तब है जो श्रेष्ठता सभी के अंदर है, और सबकी श्रेष्ठता का अलग अलग अप्रोच है जो अलग अलग सोच के साथ डेवलप होता है, और सबको इस बराबर में रिस्पेक्ट देना। शिक्षा के साथ संगीत, कला और मौलिकता पर बल, जो आपकी आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक संतुष्टि को, आत्मिक आधार को मजबूत करता है। और यही कारण है कि संगीत और कला की और मौलिकता का मतलब है आधारभूत सोच, और फिर जो है वास्तविक अप्रोच को डेवलप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व की बात भी की गई है। त्याग, प्रतिष्ठा और पुरातन और नई सोच का समागम की बात की गई है। यानी कि विद्यार्थी जीवन में जो है ब्रह्मचर्य का अपना एक अलग महत्व है। त्याग की अगर बात करते हैं, प्रतिष्ठा और पुरातन और नई सोच दोनों को, क्योंकि पुरातन सोच को भी डेवलप करना है, नई सोच को भी डेवलप करना है, और दोनों की श्रेष्ठता का जो जिम्मा है, जो कंधा, मजबूत कंधे की बात की गई है, वो विद्यार्थी के ऊपर की गई है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवता के विश्व कल्याण, मानवता के साथ विश्व कल्याण की सोच है ना, ये कह सकते हैं कि मानवता के साथ जो है विश्व कल्याण की सोच, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। वैश्विक परिदृश्य की बात कर लेंगे जहाँ पे प्रत्येक विश्व की वह सभी चीजें जो ग्रहण करने के लायक हो वो ग्रहण किया जा सकता है। वह पाश्चात्य संस्कृति से मिले या पूर्व की संस्कृति से मिले, उससे कोई महत्व नहीं है। ईश्वरीय और उनकी कृति को सम्मान की बात की गई है, जो अपने आप में चैलेंजिंग भी है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे विश्व को एक नई सोच, जो सकारात्मकता के साथ विश्व के कल्याण की बात हो, और अध्यात्म पर भी बल, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह मानवतावादी और वैश्विक परिदृश्य, या फिर कह सकते हैं कि वह भौतिकतावाद से अलग करता है। और यही कारण है कि इन सभी सोचों के साथ एक नई विकास की गतिविधि, एक नई सोच, एक नया सा विकास की अवस्था जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, उसकी पुरातन सोच या पुरातन परंपरा को हम देखते हैं। और यही कारण है कि इस अप्रोच में एक नई सी सोच को डेवलप करने की बात की गई है। तो अगर हम समाज और संस्कृति की बात करें तो एक महत्वपूर्ण समाज जो वैश्विक परिदृश्य को लिए हुए हो, जो मानवतावादी सोच पूरे वैश्विक रूप में हो, जहां अध्यात्म और फिर भौतिकतावाद को अलग अलग करके जो हमारी सकारात्मक सोच है, जिसमें शिक्षा की बात करते हैं, मौलिकता की बात करते हैं, विद्यार्थी जीवन की बात करते हैं, समाज की कल्याण की बात करते हैं। और समाज की कल्याण सिर्फ एक एकांगी सोच के साथ ना, बल्कि वैश्विक सोच को या जो है विश्व को घर आंगन की तरह देखकर एक मनुष्य और उसकी विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। और यही कारण है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो हमेशा जो है जीवंत रहेगी। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि 68 बीपीएससी का ये जो सेक्टर था ये अपने आप में संपूर्ण रहा। अब हम लोग सेक्शन जीएस 1 के सेक्शन ए किए, और अगली क्लासों में हम लोग जब भी अगली क्लास होती है 67 बीपीएससी को अपलोड करेंगे, तब तक इसको आप जो है सिनॉप्सिस को ले करके ऐसे अलग लिख लीजिए, क्योंकि 20 साल के क्वेश्चन अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि खास करके जो ये पक्ष हैं जहाँ पे बहुत परिवर्तन के आधार नहीं है, तो उसके 85% मैटर यहीं से आ जाएंगे। बाकी जो परिवर्तन के आधार हैं वहाँ भी 50 से 60% मैटर 20 साल के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आसानी से हो जाएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।